हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे, राइट? यस सर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग ने बहुत ही सिंपल सा और बढ़िया से स्टैंडर्ड्स हम लोग ने कवर किए थे अंडर चैप्टर नंबर 5। और अब हम लोग आ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6, कंप्लीशन एंड रिव्यू। इसके अंदर भी हम लोग जो स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो है एसे नंबर 560, 570 एंड 580 पिक्टोरली। मतलब यहाँ पे भी अपना जो काम है इस चैप्टर में एकदम बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बराबर। तो चैप्टर में भी हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, 560, 570 एंड 580, राइट? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सीरीज हम लोग 500 की ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एसे नंबर 560, जो चर्चा करता है अबाउट व्हाट सब्सिक्वेंट इवेंट्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके। सो नाउ व्हाट इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट? ये पहले अपन स्टैंडर्ड को पढ़ने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मेरा बच्चा यहाँ पे, दिस इज द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च, बराबर है। तो जो भी इवेंट्स हुए हैं, बराबर के नहीं, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर कॉल्ड एज व्हाट? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। बट इसके अंदर भी है ना, ऐसे 560 के अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर दो बातें हैं। एक जो है ना, अभी यहां पे मान लो अपन ने इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं, अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर दिए। सो यहां पे दो बातें होती है, मतलब इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा बात होती है यहां पे। सो यहां पे अपन जो कह रहे हैं इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट, ऐसी अपन बात करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो दो इवेंट्स है वो दो इवेंट्स कौन से है आप समझिए। एक तो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है, बट बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। एंड दूसरा, अब क्या है, ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बट उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो मेड अवेलेबल, और उसके बाद जो घटनाएं घटी तो उसको बोलेंगे आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही बट आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में? तो ऐसे दो इवेंट्स हम लोग को यहाँ पे 560 में डील करने हैं। दिस इज द इवेंट नंबर 1, बराबर, एंड दिस इज द इवेंट नंबर 2। तो अगर कोई फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस अगर ऑडिटर को पता चलता है या कोई इवेंट होता है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो उसका अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आप सबको याद होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 वो क्या कहता है? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो क्या उन इवेंट्स का हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है क्या? द आंसर इज यस। तो उसी हिसाब से आप समझिए, जो ये डिस्क्लोजर हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देना पड़ता है, हम लोग को क्या ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से। तो इसीलिए यहां पे अपने को एसए नंबर 560 में ऑडिट करना पड़ता है। आई बात समझ में? सो ये बेसिक थीम है इसका भाई, कि AS4 के हिसाब से हम लोग को जो इवेंट्स होते हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट, उसका अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, बराबर। तो एज एन ऑडिटर एसए नंबर 560 में हमें उसको चेक करना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस एसे? आओ पढ़ते हैं इसको। द स्कोप ऑफ दिस एसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द सब्सिक्वेंट इवेंट, जो अभी आपको मैंने बताया। तो एक जो है इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नंबर 1। सो यहां पे इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, तो ये अपन ने ऑडिट रिपोर्ट इधर अपन ने दे दी है, करेक्ट है एकदम? यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड नंबर 2 इवेंट क्या है? द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बराबर के नहीं? सो यहां पे आप समझिए बात को। अगर मैं इधर, अगर आपको जगह नहीं है,
इधर लिख देता हूं मैं आपके लिए और थोड़ा क्लियर भी दिखेगा, एकदम अच्छे से ध्यान देना। सो यहां पे अपन को क्या दिख रहा है, दिस इज द बैलेंस शीट डेट। ये कौन सी डेट है ये, दिस इज द बैलेंस शीट डेट। यहां पे ऑडिट रिपोर्ट अपन इशू कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट। सो यहां पे अपन क्या कह रहे हैं कि नंबर वन, द फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। सो बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई इवेंट्स होते हैं, सो दिस इज नंबर वन। एंड नंबर टू क्या कहता है, आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन व्हाट इशूड। सो दिस डियर फ्रेंड्स इज व्हाट इवेंट नंबर टू। क्लियर है। सो इधर अपन क्या बोल रहे हैं, इसके बीच में जो भी घटनाएं घटी, बराबर के नहीं, इसके बीच में जो भी घटनाएं घटी, इवेंट्स अपने ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले जो भी इवेंट्स जिसका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, क्या वो प्रॉपरली एडजस्टेड है या नहीं है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, उसको चेक करना, उसके हिसाब से रिपोर्ट करना, तो इधर अपन बोलते हैं इवेंट्स। बट ये ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद अगर अपने को कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं तो अपन ने क्या करना है उसके बारे में। तो वर्डिंग्स थोड़ा ध्यान से समझना कि एक क्या बोल रहा है, एक बोलता है अबाउट द इवेंट्स दैट हैज बीन ऑकरिंग एंड द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर। सो ये पूरा जो टाइमलाइन है ना, ये समझना है इसको। सो अपन को इसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब ये है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट सब्सिक्वेंट इवेंट। ओके ओके, सो दिस इज द सब्सिक्वेंट इवेंट। अभी अपन बात करते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है यहां पे, इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नंबर वन, दैट ये सारे जो इवेंट्स है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट that require adjustment or disclosure in the financial statements are reflected in those financial statements। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब वॉट एवर इवेंट्स, यहां पे जो भी इवेंट्स होते हैं, बराबर के नहीं, यहां पे जो भी इवेंट्स होते हैं, इधर आ जाओ, यहां पे ये जो भी इवेंट्स है, बराबर के नहीं, ये इवेंट्स इफ व्हाट रिक्वायरिंग adjustment or disclosure in financial statements, बराबर, have been what properly reflected। so आप समझिए ये जो है ना पूरा AS4 का मामला है ये, ठीक है जी। so whatever the events that occur आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, इसको बैलेंस शीट डेट पे क्या करना है अपन को, इसको प्रॉपरली एज अ मैनेजमेंट आपने वो इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है वेयर कंडीशंस एग्जिस्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट। जैसे अपन सर जरा एग्जाम्पल से बात करें, एग्जाम्पल बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन मौजूद थी कि डेटर्स थे करके, बराबर के बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन थी कि डेटर्स थे करके, फिर उसके बाद उस पीरियड में इवेंट क्या हुआ कि पता चला कि वो जो डेटर है वो बैंकरप्ट हो गया है, बराबर है, या वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो बैलेंस शीट डेट पे वो कंडीशन थी ना भाई, तो इसीलिए अपन ने बैलेंस शीट डेट पे क्या कर लेना चाहिए, अभी बैलेंस शीट डेट पे अपन ने इधर प्रोविजन फॉर, उसको एक तो क्या करना चाहिए, नंबर वन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपन ने करना चाहिए, या तो उसका बैड डेट्स करके उसको अपन ने बुक कर लेना चाहिए। तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट, ये इवेंट हो गया ना, ये इवेंट हुआ ना ये, तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट आपने करना बहुत जरूरी है, वो एडजस्टमेंट, वो ट्रीटमेंट आपने करना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम बात, यस। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर कि दिस इज व्हाट AS4 सेज, एंड इसीलिए अपन को इधर क्या करना है, ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। क्लियर है एकदम। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अभी सेकंड पार्ट पे आते हैं। अभी सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, रिस्पॉन्ड मतलब रिएक्ट करना है। अब देखो क्या हो गया, ऑडिट रिपोर्ट तो अपन ने इशू कर ली,
बट ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद अपन को कुछ घटना, कुछ फैक्ट जो है ना अपने को पता चला, और भाई ये तो अभी ऐसा हो रहा है करके, यू केम टू नो अबाउट व्हाट सर्टेन फैक्ट्स, बराबर के नहीं, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड अगर वो फैक्ट्स आपको पहले पता होते, बराबर के नहीं, तो शायद आपका ओपिनियन कुछ अलग होता। मतलब रिलेटेड पार्टीज, सब्सिडरीज, मतलब कोई भी सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट्स कैसे, कुछ फैक्ट आपको बाद में पता चली। सो ऐसे केस में क्या करना है, द फैक्ट रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर the date of the auditor's report. Had they known to him earlier, the known to the auditor at the date may have caused the auditor to amend the auditor's report. मतलब अगर ये पहले पता होता, बराबर के नहीं, had these facts been known earlier, would cause to amend ऑडिट रिपोर्ट। उसका ऑडिट रिपोर्ट भाई कुछ अलग होता उस केस में। तो ऐसे केस में अपन को क्या करना है, वी हैव टू, इन दिस केस वी हैव टू रिस्पॉन्ड, बराबर के नहीं। इधर अपने को क्या करना है इस केस में, बताता हूं एक सेकेंड। बिगड़ गया पूरा। सो यहां पे अपने को क्या करना है, ये इवेंट्स अगर अपने को पता चलते हैं, सो इसके लिए अपन को ऑब्टेन करना है व्हाट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। इधर क्या लेना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उस इवेंट्स को लेके। और अगर कुछ घटना घटती है, बराबर, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद, तो अपन को इधर क्या करना है, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। सो ये बात हो रही है यहां पे। सो इधर आपको समझ में आया क्या बात हुई, वेरी गुड। चलो, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ये अपन ने डिस्कस कर लिया। सो स्कोप हो गया, डेफिनेशन हो गया, उसके बाद अपन ने अपना ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लिया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इन्हीं दो चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। एक उन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे और दूसरा उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर एकदम। और फैक्ट्स में दो बातें आएगी, एक फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। ठीक है, बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। एंड नंबर वन, फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। मतलब एक कब पता चल रहा है अपने को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करने के पहले। मतलब अपन ने ऑडिट कर लिया, ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अपन ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक इशू नहीं हुए। इशूड मतलब क्या, टू जनरल पब्लिक, बाहर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुए। क्लियर एकदम, यस। चलो, सो बात करते हैं यहां पे सबसे पहले इन रिगार्ड्स टू इसके बारे में, इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अपन ने एज एन ऑडिटर क्या चेक करना है, ऑल सच इवेंट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। ऐसा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो कि ये जो सारे इवेंट्स जो है ना, ये सारे इवेंट्स आपने ढूंढ लेना है कि ऐसे कौन सी बैलेंस शीट डेट के बाद घटनाएं घटी, बराबर। सो अपन ने जैसे डेटर्स का एग्जांपल लिया, थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है, तो ऐसे, तो ये सारी बातें अपन को सारे आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद द ऑडिटर शैल कंसीडर
द रिस्क असेसमेंट इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट, कि रिस्क क्या है, कि उन्होंने रिकॉर्ड करा नहीं करा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा वो. सो आइडेंटिफाई ऑल द इवेंट्स, check the risk assessment, and if such event is identified, determine whether such event is appropriately reflected in the financial statements, and obtain written representations that all such events have been what adjusted or disclosed. पॉइंट्स एकदम सिंपल है. तो अपन को इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या करना है, यहां पे लिख देते हैं यहां पे. सो ऑडिट प्रोसीजर क्या करना है इस इवेंट्स को लेके. सो सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल सच इवेंट्स. नंबर 2, उसका रिस्क असेसमेंट. नंबर 3, appropriately reflected और डिस्क्लोज्ड. एंड लास्ट में ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. आप बोलोगे कि सर ऑलरेडी ये समरी लिखा हुआ है तो अपन फिर से क्यों लिख रहे हैं इसको. फिर से इसीलिए लिखना होता है क्योंकि जो अपन ने लिखा हुआ होता है ना वो क्विकली अपने को समझ में आता है, दिखता है वो. क्लियर है. सो दिस इज व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर अपने को इन इवेंट्स के लिए करना है. अभी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, अबाउट द फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर. कभी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट है. एंड फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल. तो अब बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड. तो सबसे पहले अपन ने क्या करना है, डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी कि भाई ये जो इवेंट है हम लोग को बाद में पता चला है अभी. बराबर है. कुछ फैक्ट्स आपके सब्सिडरीज रिलेटेड पार्टीज के बारे में ये घटनाएं हम लोग को बाद में पता चली है अभी क्या करना है इसको. सो डिस्कस द मैटर एंड डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर नीड्स अमेंडमेंट. मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप अब चेंज करने वाले हो क्या. बराबर की रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है आपने, आपके बोरोइंग्स थे, आपके लोन्स थे, हमको इसके बारे में पता नहीं था. बराबर. तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया इसको. सो इंक्वायर एज टू हाउ द मैनेजमेंट डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की जरूरत है क्या, और हाउ द इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस दिस मैटर. मैनेजमेंट कैसे इसको करने वाली है. अगर मैनेजमेंट इसको अमेंड करता है, if management amends this report, right, the auditor should extend the audit procedures. Barabar. And either he is supposed to do what, amend auditor's report to include the additional date restricted, or to provide the new amended report including a statement of EOM and OM. If the management doesn't amend the financial statements, barabar, if the audit report not yet provided to the management, modify the opinion. अगर audit report नहीं दिया होगा तो, if audit report has already been provided to the management, notify TCWG not to issue it to the third parties. If it is issued, then take appropriate action to prevent reliance on what the auditor's report. ऐसा वो बात हो रहा है. सो यहां पे अपन आते हैं और अभी क्या कह रहे हैं यहां पे, आप समझिए यहां पे कि यहां पे फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर. समरी बनाने के लिए मस्त बहुत जगह है अपने पास. सो फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर. अब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर, सो इधर अपन क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर. ओके. सो नंबर 1,
after issue of audit report, but before financial statements are issued. So क्या क्या बातें करेंगे अपन? Discuss with management or TCWG. Inquire whether it intends to amend financial statements. सो यहां पे दो बातें होगी, बराबर. मैनेजमेंट इंटेंड्स टू अमेंड, या तो डजंट इंटेंड टू अमेंड. सो यहां पे अगर वो इंटेंड्स टू अमेंड है तो फर्स्ट पॉइंट इधर क्या करना है अपने को? अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट और प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट. अमेंड ऑडिट रिपोर्ट, प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट विथ EOM और OM अंडर SA नंबर 706 एम्फोसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ. तो ये आपको यहां पे डाल देना है. क्लियर है एकदम? यस. और अब यहां पे इफ द मैनेजमेंट डजंट इंटेंड टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट, नंबर 1, ऑडिट रिपोर्ट नॉट इशूड अगर है तो क्या बोलेंगे अपन? इशू विथ मॉडिफाइड ओपिनियन. ठीक है. सेकेंड, ऑडिट रिपोर्ट इशूड, बराबर के नहीं? ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड. सो क्या करना है? इफ ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन ऑलरेडी इशूड, नॉट टू इशू टू द थर्ड पार्टी. रिक्वेस्ट not to issue to third party. and अगर issued to third party, take steps to prevent reliance. आई बात समझ में? तो ये ऐसा इधर यहां पे अपना ये बनेगा अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर का. क्लियर है एकदम? यस. उसके बाद लास्ट में इफ द फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, क्या लिखता है यहाँ पे? डिस्कस द मैटर, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स टू बी अमेंडेड, हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस and review if the management has taken steps to inform about the situation to everyone in the receipt of the previously issued financial statements. If steps taken, issue new amended report. If steps not taken, prevent reliance वाले steps ले लेने का. आई बात समझ में? सो यहां पे भी अपन क्या बोलने का है? आफ्टर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन after financial statements have been issued. ठीक है, सो आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या करना है अपने को, डिस्कस विथ सेम पॉइंट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी हाउ दे इंटेंड टू एड्रेस, बराबर, सो इसमें अगर वो चेंज कर रहे हैं, इंटेंड्स टू चेंज, नोटिफाई टू ऑल पर्सन्स, यस, notified to all persons, no. सो यहां पे ये सेम पॉइंट, प्रिवेंट, टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इट्स रिलायंस, बराबर, एंड अगर ऐसा है सो इशू मॉडिफाइड रिपोर्ट। आई बात समझ में, विथ ईओएम एंड ओएम पैरा। सो ये खत्म हो गया अपना एसे नंबर 560। सो ये जो समरी मैंने लिखी है यहाँ पे, फटाफट इसको नोट करो, ये फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं, तो जिससे क्या हो जाएगा अपना ये एसे नंबर 560 का आपको समझ में आ गया ना, इवेंट बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड आफ्टर, तो क्या क्या करना है। सो ये फैक्ट्स नोन टू द ऑडिटर आफ्टर वाले पॉइंट्स है, ये लिखो।
चलो ओके बच्चों। अब यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं एसए 560 के बाद। नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट एसए नंबर 570। तो 570 ये जो है दोस्तों बात करता है अबाउट व्हाट। नाउ इट टॉक्स अबाउट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है कि इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर जो है पहले हम लोग जरा समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो और मजा आएगा। सबसे पहले समझना है जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इधर समझना जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग को सबको पता है कि दिस इज व्हाट इज द फंडामेंटल assumption ऑफ अकाउंट्स, ये हम सबको पता है। और जब ये assumption वैलिड होता है, ठीक है, तो उस समय पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ मैनर where entity is able to realize its assets or liabilities in the normal course of business। समझे बात को। जब हम लोग कहते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग इज वैलिड, तो उस समय पे हम लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ऑन द assumption that the entity is able to realize its assets and liabilities in what the normal course of business, in the normal course of business। मतलब बेसिकली हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट है, यस। बट इफ द गोइंग कंसर्न, इफ going concern assumption, if going concern assumption is not valid, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, if going concern assumption is not valid, financial statements are prepared, financial statements are prepared at रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे बनाते हैं इसको, एट रियलाइजेबल वैल्यू, एट रियलाइजेबल वैल्यू की मतलब अब भी अगर आज के तारीख में अभी के अभी अगर इसको हम लोग बेचे तो क्या हम लोग रिकवर कर सकते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और प्लस इसका जो है ना, प्लस क्या होता है, इसका डिस्क्लोजर जो है, प्लस डिस्क्लोजर इज गिवन, डिस्क्लोजर इज गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स। आई बात समझ में। डिस्क्लोजर इज गिवन वेयर इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ये जो है बेसिकली पहले आपको समझना है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पहले इसका थीम क्या है। ये थीम सबको समझ में आएगा एकदम अच्छे से, परफेक्ट एकदम, यस। तो बेटा इसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं ना, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अपना यहां पे जब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, नाउ वी टॉक अबाउट इज एसे नंबर 560 जो बात करता है अबाउट व्हाट गोइंग कंसर्न।
पहले इसका थीम समझो, फिर और अपन डिटेल में पढ़ेंगे उसको, जो पिक्टोग्राफिकली समझने का है वो समझ लेंगे। सो यहाँ पे ऐसे नंबर 560 क्या बोलता है अपने को? सो ऐसे नंबर 560 यहाँ पे गोइंग कंसर्न ये क्या बोलता है? दैट सबसे पहले ऑडिटर ने क्या करना है? फर्स्ट आइडेंटिफाई all those events or conditions, correct, that cast the doubt on entity's ability to continue as going concern। आया क्या समझ में? सो अपन को क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोज इवेंट्स और कंडीशंस दैट विल कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। एग्जाम्पल क्या होगा? देयर कैन बी फाइनेंशियल, देयर कैन बी ऑपरेशनल, और देयर कैन बी अदर रीजंस जिसके वजह से क्या हो सकता है कि एंटिटी के कंटिन्यूएंस पे, एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। जैसे कि फेलियर टू ऑब्टेन refinance of loans attaining maturity with no realistic plans to repay। ठीक है, तो ये एक हो सकता है, बराबर। या तो इमर्जेंस ऑफ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, इमर्जेंस ऑफ व्हाट? सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, जैसे जियो, तो ये हो सकता है। तो गोइंग कंसर्न उसके वजह से अफेक्ट हो सकता है, बराबर। लॉस ऑफ की मैनेजेरियल पर्सन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमारा एस प्लेयर चला गया और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, की मैनेजर जो पूरे कंपनी को रखा था उसने जोड़ के। सो ऐसे ये इवेंट्स या कंडीशंस हो सकते हैं दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है? ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence, बराबर के नहीं, कि जिसके वजह से ये सही में गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया है। ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट एंटिटीज गोइंग कंसर्न इज व्हाट अफेक्टेड। ठीक है, और अगर गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है, बराबर, देन चेक वेदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होगा यहां पे? एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा? एक तो किया हुआ होगा, या तो नहीं किया हुआ होगा। सो एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड और नॉट मेड। ठीक है, सो इसके हिसाब से अपन ने क्या करना?
चलेगा यहाँ पे, बट अगर नहीं किया है यहाँ पे गिव व्हाट, मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर SA 705, करेक्ट है। तो इसमें फिर अपना ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा कि देन वी इंक्वायर विद द मैनेजमेंट। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा फिर यहाँ पे, इंक्वायर विद द मैनेजमेंट, बराबर। तो फिर इसके लिए इधर आते हैं फिर। इसके लिए फिर अपन बात करते हैं कि व्हाट विल बी दी ऑडिट प्रोसीजर्स। व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर ओवर हियर? नंबर 1, इंक्वायर विथ मैनेजमेंट, वेदर, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं, एकदम सिंपल समरी नोट। इंक्वायर विथ मैनेजमेंट, ये लिखाऊंगा आपको आराम से, डोंट वरी। इंक्वायर विथ मैनेजमेंट वेदर दे हैव आइडेंटिफाइड सच इवेंट्स और कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी वहां पे एग्जिस्ट करती है, हाउ मैनेजमेंट intends to improve this situation। अगर आपको ऐसा इवेंट मिलता है तो फिर अपन ने इंक्वायरी करने की हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू इंप्रूव दिस सिचुएशन, बराबर। तो उसमें उनके फोरकास्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बराबर, एंड अजम्पशंस, इसको स्टडी करो। एंड इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी रियलिस्टिक, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, ऑब्टेन व्हाट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसे नंबर 5। तो ये बेसिकली मालिक अपने को क्या करना है, ये काम करना है अपने को, कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे 580 जो है ना, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, गोइंग कंसर्न एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड वो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने के वजह से अपने को यहाँ पे एज एन ऑडिटर अपने को क्या करना है। क्या ये बात आपके दिमाग में गई? यस सर। इसको अभी बॉटम दिमाग में रखो, इसको लिखेंगे अपन पहले। अभी ये जो पार्ट है, अब इसको अपन क्या करने का, इसको रीड करने का, इसको ठीक है, आराम से इसको प्यार से रीड करने का, समझने का, फिर वो समरी नोट लिखने का। इट इज डन। सो डील विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू व्हाट, गोइंग कंसर्न, एंड उसका इंप्लीकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट, कि अब अगर गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर किया नहीं किया वो हिसाब से। यस। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले ये क्या है भाई, इट इज द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक व्हाट, असेसमेंट, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट ने। इधर अपने को ध्यान में रखना है, क्या कहना है, एज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके लिए ये मैनेजमेंट को असेसमेंट करना जरूरी है, और उसके बाद यहां पे उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन कनेक्शन विद द गोइंग कंसर्न। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर क्या हो जाएगा, number 1, they have to make what,
मेक असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, एंड उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर and what appropriate disclosure in financial statements. So this is all the responsibility of what management. So ये रहा दो पॉइंट. अभी अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर की. So what is the auditor's responsibility? So auditor's responsibility is to obtain sufficient appropriate audit evidence, and to conclude the appropriateness of the management's use. अपन को क्या करना है? कंक्लूड करना है the appropriateness of management's use of what going concern, कि मैनेजमेंट ने बराबर से वो गोइंग कंसर्न यूज करा है या नहीं करा है. क्यों? मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना है ना. फाइनेंस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो अपन ने देखना है कि मैनेजमेंट ने उनका काम बराबर से किया या नहीं किया. उसके बाद if the material uncertainty exists about the ability to continue, ठीक है, if the material uncertainty exists about the ability to continue, तो वो अपने को assess करने का है. So this is what we have to assess, क्या हुआ whether there are, अभी मैनेजमेंट का यूज बराबर है, मैनेजमेंट बोल रहा है ओके, बट अपन ने क्या देखना है कि अपन ने अपने एंड पे चेक करना है कि भाई क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, वो अपन को एस्टैब्लिश करने का है. क्लियर है? And however, auditor is cannot expected to guarantee the ability to continue as a going concern. तो जो ये थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट क्या है? ये दिस थर्ड पॉइंट is what? The inherent limitation of audit. तो जो ये थर्ड पॉइंट है, दिस इज व्हाट इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. क्योंकि अपन फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में अपन थोड़ी गारंटी या कमिटमेंट दे सकते हैं ना. सो अपना काम बस क्या है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं जिसमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज किया है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, पॉइंट नंबर 1. और नंबर 2 कि अपन को ऐसे असेस करना है कि क्या कोई इवेंट्स कंडीशंस है क्या जिसके वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी आ सकती है, दैट कास्ट एन डाउट ऑन दी एबिलिटी टू कंटिन्यू, वो अपने को देखना है. सो अगर ऐसे कोई इवेंट्स या कंडीशन, मैंने जो आपको एग्जांपल में बोला, अगर वो इवेंट या कंडीशन अगर अपने को मिल जाते हैं बराबर, सो अपन ने मैनेजमेंट को बोलने का कि तुम लोग एक बार करके देखो असेसमेंट, रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी. फिर मैनेजमेंट के प्लान्स को देखने का कि बाबा फ्यूचर एक्शंस क्या है तुम्हारे, तुम इस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव करने वाले हो. दिस इज आवर ऑडिट प्रोसीजर. देन अपन को उनका फोरकास्ट बराबर, एनालाइजिंग द कैश फ्लो फोरकास्ट बराबर ऑफ द एंटिटी, ये अपने को देखना है कि तुम्हारे पास पैसा आने वाला है क्या, और एडिशनल फैक्ट्स अगर कुछ है तो वो देखो, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपन ने लेने का. तो ये मैंने आपको बताया ना अभी कि अपन ने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करने का, फिर उनका प्लान क्या है टू इंप्रूव द सिचुएशन, हाउ दे आर लाइकली टू इंप्रूव द सिचुएशन, एडिशनल फैक्ट्स एंड ऑब्टेन व्हाट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड द असेसमेंट, द ऑडिटर शैल कंसीडर द implications. नाउ व्हाट आर द implications इन द ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा. सो यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज appropriate, the auditor shall express an adverse opinion, क्योंकि अपने को एविडेंस मिल रहा है, दिख रहा है कि गड़बड़ है. यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल uncertainty exists and adequate disclosure is made, so give a unmodified opinion and a section of material uncertainty related to going concern. So क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्स ओपिनियन देने का, क्योंकि एविडेंस ऑब्टेन किया है. गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न बराबर है,
कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने को लगता है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड, सो गिव एन अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड अ सेपरेट सेक्शन मटेरियल अनसर्टेनिटी। जो हम लोग मॉडिफाइड सॉरी इसे 700 में अपन जो ओपिनियन देते हैं ना, अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो उसमें 5th पॉइंट है गोइंग कंसर्न के बारे में, उसके अंदर डिटेल्स देने का। So going concern is appropriate, but material uncertainty exists and disclosure is not made. So give qualified or adverse opinion and the basis for opinion paragraph में. Other important points: communicate with TCWG. If there is delay in approval of financial statements and the auditor believe that such delay can be related to the events or conditions, the auditor shall perform additional procedure and conclude. सो ये आपको पहले ये 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए यहाँ पे, छोटू से अंडरलाइन कर लो इसको। फिर जो मैंने एक पेज का जो समरी बनाया आपके लिए, उसको आराम से उसको लिखेंगे फिर। डन। तो यहाँ पे फिर अपना खत्म हो जाता है ऐसे नंबर 517। ये पहले जो हाईलाइट अंडरलाइन करा है उसको आप नोट करो। चलो अभी ये लिखो आप, मस्त हेडिंग देना, अच्छे से राइटिंग में लिखना है इसको।
चलो राइट फास्ट गाइस, कम ऑन, लास्ट 1 मिनट। चलो, सो आगे बढ़ते हैं यहां से। और अब इस चैप्टर का आखिरी स्टैंडर्ड, आपका फेवरेट, ऐसे नंबर 580। सो ऐसे 580 बात करता है अबाउट व्हाट, रिटन रिप्रेजेंटेशन। सो रिटन रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है पता है आप लोगों को? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे 580, वापस से इसका समरी बना के देता हूं, रीड करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे नंबर 580, ऐसे 580, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, रिटन रिप्रेजेंटेशंस। एकदम आराम से ध्यान से समझना। सो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशंस, कुछ बातें हम लोग जो है वो समझते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले अपने को मतलब समझना है अबाउट व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, ठीक है। सो ऑडिट एविडेंस मतलब क्या होता है, इट इज ऑल द इंफॉर्मेशन on which are all the information on which our opinion is based, ठीक है। सो इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट, ऑडिट एविडेंस। दिस इज पॉइंट नंबर। पॉइंट नंबर 2, when we talk about written representations, so what is this written representation? Similar to responses like inquiry, written representation also serves as audit evidence. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि बॉस, रिटन रिप्रेजेंटेशंस दे आल्सो सर्व एज व्हाट, द ऑडिट एविडेंस। ये एकदम बात क्लियर है, परफेक्ट। सो यस, रिटन रिप्रेजेंटेशंस दे डू एक्ट एज व्हाट, दे ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ठीक है। सो दे ऑल्सो एक्ट एज व्हाट, ऑडिट एविडेंस। बट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। सो पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है। नंबर 1, they do not act as, they are not sufficient and appropriate audit evidence on their own. Written representations can be used to confirm or to support
certain matters. That is, they cannot be exclusively used as audit evidence. आई बात समझ में आपको? So they cannot be exclusively used as audit evidence. उसको अपन exclusively as an audit evidence use नहीं कर सकते. Clear है ये बात एकदम? Yes. And also the fact that ये first point. Also the fact that management has provided auditors with reliable audit evidence doesn't affect the nature, timing, and extent of audit procedures जो ऑडिटर को परफॉर्म करना. क्लियर एकदम? सो इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स विच द ऑडिटर इज सपोज टू परफॉर्म. क्लियर एकदम? यस. नंबर 4 नाउ. अभी क्या कहते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ written representation? So purpose of written representation, that management has fulfilled its responsibility for preparation of financial statements. It has provided auditor with all necessary information. तो ऑडिटर को जो भी जानकारी, मतलब दे हैव फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है. तो वो लिख के देंगे वो. एंड इट हैज प्रोवाइडेड ऑडिटर विथ all the necessary information and to respond appropriately. जब भी अपने को कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से चाहिए तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख के अपने को देंगे. सो दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. बट फिर इसमें क्या होता है, आप समझिए बात को. सो ऐसा है अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को आता है, from whom it is to be requested. Fifth, so from whom it should be taken. So इसके अंदर हम लोग को ध्यान में रखना है पॉइंट नंबर 1, from person responsible for preparation of financial statements. किससे लेंगे हम लोग ये? From the persons who are responsible for preparation of financial statements. Number 2, can also be obtained from others authorized by management having necessary knowledge. जैसे कि स्टाफ इंजीनियर्स, इंटरनल लीगल काउंसिल,
और एक्चुअली, तो इनसे जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ऐसा है। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हेन इट शुड बी ऑब्टेन्ड, कब लेना चाहिए? एज क्लोजर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि जिससे अपने को पता चले कि सारी इंफॉर्मेशन उस दिन तक जो है वो आ चुकी है। सही है एकदम? यस सर। सो दिस इज व्हाट इज द सिंपल समरी ऑफ एसे नंबर 5T। तो क्या ऐसे 5T ऑडिट एविडेंस है? क्या उसको एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हैं? नहीं। किससे लेंगे? जिसके ऊपर जिसको नॉलेज है उससे लेंगे। इसको लिखेंगे, बट पहले अपन क्या करेंगे, इसको रीड कर लेंगे। दिस essay deals with what? The auditor's responsibility to obtain what? Written representation from management. So what is the objective of the auditor? To obtain written representation from the management that they have fulfilled their responsibility for preparation of financial statements. बराबर? And completeness of the information provided to the auditor to support other audit evidences. That is, it cannot exclusively used as an audit evidence, and to respond appropriately. यही जो मैंने बातें आपसे कही थी। क्योंकि अपन को उनसे क्यों लेना है? क्योंकि क्या उन्होंने बराबर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए क्या, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा? जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो लिख के दो भाई, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में देंगे। फिर उसके बाद क्या सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करिए, जैसे रिलेटेड पार्टीज का है, लो ना इंफॉर्मेशन। तो ये सब बातें ना हम लोग उनसे लिख के लेंगे। ऑल्दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड व्हाट? नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। वो क्या कहता है? दे डू नॉट प्रोवाइड sufficient appropriate audit evidence on their own. तो हमने क्या बोला था? It cannot be exclusively it cannot be, जो लिखा हुआ है अपन ने, exclusively used as audit evidence, लिखा हुआ है अपन ने। It shall be as near as practicable, but not after the date of auditor's report or financial statements. So जल्द से जल्द लेना है। Written representation shall be for all the financial statements for the periods referred. Doubt as to reliability, if it is inconsistent with the other audit evidence, shall perform what? Audit procedures to resolve the matter. मतलब अगर तुमको डाउटफुल है, इनकंसिस्टेंसी है कि मैनेजमेंट लिख के कुछ और दे रहा है और वास्तविक में एक्चुअल में सिचुएशन अलग है, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स. If the auditor concludes that these representations are not reliable, if you confirm that it is not reliable, then you modify the opinion. If it is not provided, बराबर के नहीं, discuss it with the management and evaluate the integrity and appropriate action as per SA 705. आया क्या बेटा ध्यान में? सो रीड करेंगे पहले इसको अच्छे से। समरी है ऐसे नंबर 580 का। चलो इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे हम लोग। फिर वो समरी लिखेंगे। पहले एक बार क्विकली गो थ्रू करो उसको। ओके चलो, तो अभी ये मस्त समरी लिख लेंगे अपन।
चलो रे, राइट फास्ट। ओवर। लास्ट 1 मिनट। ओके, तो यस दोस्तों, यहां पे अपना 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कंप्लीशन एंड रिव्यू। करेक्ट। तो आज हम लोग यहीं स्टॉप कर लेते हैं आराम से। कितना 1.5 आवर का लेक्चर हो गया आज का। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट मॉड्यूल 1 का लास्ट चैप्टर, जो बात करता है अबाउट व्हाट ऑडिट रिपोर्ट। तो वो सारा ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर अपना मॉड्यूल 1 मस्त कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो कल मिलते हैं और कल बात करेंगे अबाउट व्हाट SS700 की सीरीज के ऊपर, और उसके अंदर कारों के बारे में बात करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर क्या है, उस सब के बारे में हम लोग कल बातचीत करेंगे। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव ग्रेट 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 डे अहेड। और रीड करते रहना ये पूरे टेक्स्ट को, ये समरीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको। सो हर एक चैप्टर का अपन ने बनाया है समरी, ठीक है। सो फाइनल में यही बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इतना वास्ट कंटेंट जो होता है इसको समराइज कैसे करें। ओके, चलो बाय बाय।